हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विनीता सिंह। आई होप आपको मेरे 10th क्लास का चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. लेट्स मूव ऑन. Our first question is, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? So इसमें आपको अच्छे से पता है कि मैग्नीशियम जो है वो क्या होता है, एक मेटल होता है और वो क्या करता है, अपने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और वो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है. ठीक है, किस चीज का फॉर्मेशन कर लेता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है और जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, तो उसके फर्दर रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ना हो पाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको क्या करते हैं, रब करके उसको क्लीन कर लिया जाता है. सेकेंड क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग. हाइड्रोजन आपको पता है H2 होता है, क्लोराइड Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl. ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही क्लियर है. इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट. तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम के लिए हम लोग Ba यूज करते हैं, क्लोराइड के लिए Cl, मैंने जैसे आपको बताया. एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए एल्यूमिनियम Al होता है, सल्फेट आपका SO4 होता ही है. तो इसमें मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे Al2SO4 होल थ्राइस कैसे लिखा गया है. तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं, तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर +3 चार्ज होता है और सल्फेट आयन के ऊपर क्या होता है, -2 चार्ज होता है. तो जब भी हम लोग एटॉमिक फॉर्मूलाज लिखते हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, इनकी जो ये वैलेंसीज हैं, ये जो ऊपर जो इनके वैलेंसी नंबर्स हैं, इनको क्या होता है, ये एक्सचेंज हो जाते हैं. तो SO4 का -2 जो है वो एल्यूमिनियम के साथ आ गया और एल्यूमिनियम का जो +3 था वो सल्फेट के साथ चला गया. तो ये एटॉमिक फॉर्मूला बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ये रिएक्शन जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसके अंदर क्या हुआ है, एल्यूमिनियम ने बेरियम को रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पे 2AlCl3 बन गया है और BaSO4 बन गया है. ठीक है, बैलेंस करना आपको मैंने बताया ही है अपने लास्ट वीडियो को, आप अच्छे से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा. थर्ड वन इज सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. तो सोडियम Na होता है, वाटर H2 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो इसमें क्या बन जाएगा, NaOH प्लस H2 हो जाएगा. तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. Our next question is, write a balanced chemical equation with the state symbol for the following reaction. Solution of barium chloride, ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर. सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फॉर्मेशन लिया गया है, सॉल्युबल फॉर्म लिया गया है इसका वाटर के अंदर. इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है मींस उसका क्या बन गया, वहां पे प्रेसिपिटेट बन गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगी ये. तो BaCl2 Na2SO4, तो इसमें क्या बन जाएगा, BaSO4 और NaCl का सॉल्ट बन जाएगा. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर. सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, HCl बनता है और क्या बनता है, NaCl बनता है वाटर के साथ. ठीक है, तो NaOH की अगर HCl से रिएक्ट करवाएंगे, ये एसिड बेस्ड रिएक्शन है, तो इसका क्या बन जाएगा, NaCl और H. Our next question is question number 4. This is very important question, students. A solution of substance X is used for whitewash. Okay, and name the substance X and write its formula. So यू नो वेरी वेल दैट वाइट वॉश के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो हम लोग उसके लिए कोई क्लाइम या बोलो या फिर उसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलो, हम लोग यही यूज करते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कैल्शियम Ca, ऑक्साइड का O, इन दोनों के साथ में कैल्शियम जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +2 होती है और ऑक्सीजन की -2 होती है. तो दोनों इक्वल है, दोनों कट हो जाएगा, 1 आएगा, तो उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड इसका एटॉमिक फॉर्मूला बना है. नेक्स्ट इसका पार्ट है, राइट द रिएक्शन ऑफ X नेम्ड इन अबाउ विद वाटर. मतलब X जो आपका मतलब यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका नाम आपको लिखना है और उसके साथ आपको क्या करना, वाटर के साथ रिएक्शन दिखाना. तो कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको पता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, COH होल ट्वाइस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7, डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर. नेम दिस गैस. तो कौन सी गैस थी, जो क्या हुआ था कि आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है एक्टिविटी 1.7 में, जिसमें
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस उसमें दिखाया गया है, डिकम्पोजिशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आप प्रोवाइड करते हो तो उसमें क्या बताया गया है, उसमें बोला गया है कि एक एक टेस्ट ट्यूब में ज्यादा गैस एब्जॉर्ब होती है, दूसरे वाले में कम होती है, तो वो गैस कौन सी, उसका नाम बताओ। तो आपने देखा था उसमें द टेस्ट ट्यूब ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर बिकॉज वाटर गेट हाइड्रोलाइज टू गेट H2 एंड O2 गैस। तो आपको पता ही है जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसको मिलेगी तो जो हमारा H2 है वो H2 प्लस O2 में क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रोलाइसिस अगर करते हैं तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स थे और ऑक्सीजन का सिर्फ एक मॉलिक्यूल था, इसीलिए उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो डबल कलेक्टेड होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है। Our next question is, why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it? Iron nail को अगर कोई कील होती है, आयरन की जो नेल है उसको अगर हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कलर ब्लू होता है उसके अंदर डालते हैं तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है? तो आपको पता ही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है इसमें। तो व्हेन एन आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन क्या करता है, वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को और कॉपर सल्फेट से, जिसके कारण क्यों होता है ये, बिकॉज मैंने आपको उसमें बताया था डिस्प्लेस वही कर सकता है जो कि उससे ज्यादा रिएक्टिव हो, यानी कि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए वो क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है और इसका कलर जो होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस CO। ठीक है, Fe कॉपर सल्फेट से आयरन को इसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया है। ठीक है। Our next question is question number 7. Give an example of a double displacement reaction other than the one given in activity. Activity के अंदर जो दिया हुआ है उसके अलावा दूसरा आपको कोई रिएक्शन बतानी है डबल डिस्प्लेसमेंट की। तो इसमें आपको पता ही है AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, Ag सिल्वर है, NO3 नाइट्रेट है। ठीक है, और उसका सोडियम क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो Ag क्या करता है, सोडियम को रिप्लेस करके वहां पे Cl आ जाएगा। ठीक है, AgCl हो जाएगा और NaNO3 बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। ठीक है, दोनों कंपाउंड क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस्ड इन द इक्वेशन। तो आपको पता है ऑक्सीडाइज वो होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और रिड्यूस वो होता है जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन तो इसमें क्या हुआ है, इसके अंदर सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है क्योंकि उसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया है। ठीक है, और कॉपर में क्या हो गया, यहाँ पे कॉपर जो है वो रिड्यूस हुआ है क्योंकि इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। 2 PbO लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें बोला गया है कि ए ऑप्शन है लेड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या लेड इसमें रिड्यूस हुआ है। बी है कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड हो गया, ये भी सही है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या हुआ, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीडाइज हो गया। पीबी में क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये भी रिड्यूस हुआ है। तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज का है, कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज या लेड ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो इसमें अभी आपका अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ठीक होगा। Our next question is Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe. So द अबाउट रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल हो, आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन जो है वो किसका एग्जाम्पल है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है या डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी रिएक्शन है। तो इसमें आपने देखा ही है कि इसमें क्या हुआ है कि ऑक्सीजन को रिप्लेस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन को आयरन के साथ में क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है एल्यूमिनियम के थ्रू। ठीक है, और रिएक्टेंट साइड में अगर एक एलिमेंट होता है और दूसरा कंपाउंड होता है तो वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन फेरस ऑक्साइड जो है उसमें से आयरन को हटा दिया गया है और एल्यूमिनियम ने उसको डिस्प्लेस कर दिया है। एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस इसलिए किया क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो आयरन के कंपैरेटिवली ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट hydrochloric acid is added to iron fillings. Take the correct answer.
हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। इसमें पूछा है कि हाइड्रोजन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी डाइल्यूट HCl के अंदर अगर आप आयरन फिलिंग्स डाल देते हो, आयरन के जो फिलिंग्स होती है, आयरन के जो टुकड़े होंगे वो डाल दोगे तो क्या होगा। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। थर्ड हो जाएगा नो रिएक्शन टेक प्लेस। फोर्थ, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, दैट इज हाइड्रोजन गैस एंड आयरन आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। क्योंकि क्या होता है कि क्लोरीन जो होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड की जो है, उसको क्या कर दिया जाता है, आयरन के द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2HCl प्लस Fe। तो यहाँ पे क्या है, सेम है, रिएक्टेंट साइड में एक कंपाउंड है और दूसरा क्या है, एलिमेंट है, और ये एलिमेंट जो है FeCl2 बना लेगा और H2 गैस को इवॉल्व करेगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो ये जो है ये भी हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उस केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज द वन इन विच नंबर ऑफ डिफरेंट एटम ऑन बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। और उनको किसके अकॉर्डिंगली इक्वल किया जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग। रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। और बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन हैज नो डिफाइंड मेथड। इसका कोई ऐसा डिफाइंड मेथड तो है नहीं कि भाई जिससे वो यूज, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। बार बार हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेड साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स को बराबर इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके आगे नंबर्स पुट करके देखते हैं कि कौन से नंबर से वो दोनों साइड में एक नंबर ऑफ उनके जो है वो हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को क्या जरूरी है, केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 is translate the following statement into chemical equation and balance them। ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 6 मार्क्स कैरी करता है ये चैप्टर, तो आपको बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, समझना है, कॉन्सेप्ट्स को रटना नहीं है। ठीक है। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस H2 को कंबाइन विद नाइट्रोजन N2, तो क्या बन जाता है, NH3 बन जाता है। लेकिन आप देख ही रहे हो क्या ये बैलेंस है, नहीं, नहीं है ना, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इसमें 3 है, यहाँ पे 2 है। अमोनिया अगर बनता है H2 और N2 से तो हमें बैलेंस करना जरूरी है। तो N3 मतलब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 3H2 प्लस N2 करेंगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2NH3। तो ये वाली रिएक्शन जो है ये हमारी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट इसमें बोला हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S। ठीक है, और इस गैस बर्न होती है ये टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगी। बर्न का जहाँ भी आता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो रही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न होगी तो वो क्या बनेगी, H2O बनाएगी और SO2 बनाएगी। और क्या ये बैलेंस है, इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 3 लगा देंगे, जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2H2O और 2SO2। इनको बैलेंस करने के लिए ये आपको अच्छे से पता है कैसे करते हैं। थर्ड वन इज बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मतलब क्या हो जाएगा, BaCl2। ठीक है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट से Al2SO4। ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कैसे ये पूरी रिएक्शन पूछ ली जाती है, या तो बोल दिया जाएगा इसको बैलेंस करो, या आपको वर्ड इक्वेशन दिया जाएगा, आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा केमिकल इक्वेशन में, या केमिकल इक्वेशन जो है वो हाफ दी होगी और आपको प्रोडक्ट्स बताने होंगे। तो ऐसे करके ये वाली सेम टू सेम मतलब बार बार पूछ ली जाती है, तो आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, AlCl3 हो जाएगा और BaSO4 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है पोटेशियम मेटल जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो पोटेशियम किसके साथ, पोटेशियम मेटल मतलब के हो गया पोटेशियम, ठीक है, मेटल हो गया, ये किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देता है और इसके साथ ही क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, इनको बैलेंस करना है। तो ये बैलेंसिंग के लिए तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप वीडियो के थ्रू आउट जाइए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कैसे बैलेंस करते हैं। HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। तो इसमें आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो क्या है, कितने हैं नंबर, यहाँ पे OH के OH हो गया, ये NO3 हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, इसके आगे क्या करोगे, 2 लगा दोगे, 2HNO3 प्लस यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको, 2CaOH होल ट्वाइस, जिससे क्या बैलेंस कर सको यहाँ पे, तो 2CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2। ठीक है, इसी तरीके से बाकी ये सारे भी हो जाएंगे, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4H2। तो इसमें आपको नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड में एटम्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड में एटम्स जो है उनको इक्वल करना है, और उसको ट्रायल एंड एरर मेथड से ही करना है आपको बार बार। अगर यहाँ पे सोडियम 2 दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 1 है तो उसको 2 करना है, तो यहाँ पे आप 2 पुट कर दोगे, इस तरीके से आपको वो करना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3। तो इसमें क्या हो जाएगा, NaCl प्लस AgNO3 और ये क्या बन जाएगा, AgCl और NaNO3। ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसके बाद में BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, तो ये भी जो है, ये वाली भी आपकी रिएक्शन क्या है, वो भी बैलेंस तो नहीं है, इसमें H2SO4 है तो ये 2HCl। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट आपका CaCO3 हो जाएगा, और वाटर के लिए आप H2 यूज करेंगे। ठीक है, फिर इसको बैलेंस कर देंगे आप। इसके बाद में एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो ये भी आपका, यहीं पे आप देख रहे हो एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड के लिए CuCl3 यूज करते हैं हम लोग, और ये क्या देता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 हो जाएगा, और 3 एटम्स ऑफ कॉपर इसका बाहर निकलेगा। बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्या है, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है सारी रिएक्शंस को। ठीक है, इसके बाद में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है और इनको बताना है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो आपको पता ही है ये KBr प्लस BaI2 गिव्स Ki प्लस BaBr2। आपको पता ही है, दोनों रिएक्टेंट में अगर दोनों जो वो होते हैं कंपाउंड्स होते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, और दोनों ही एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो वो हमारी रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, और इसको बैलेंस करना है तो वो आपको आता ही है कैसे करना है। यहाँ पे Ki है, इस साइड रिएक्टेंट साइड में I के 2 मोल्स है, K का एक ही है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 2 लगा दोगे, 2Ki हो जाएगा, BaBr2। ठीक है, तो BaBr2 हो गया, इससे समझ में आई है आपको, 2 लगा देंगे तो ये Br2 हो जाएगा ना, तो BaBr2 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है अगर आपका H2 प्लस Cl HCl, तो H2 प्लस Cl 2HCl, तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, ये है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, इसके ऊपर वाली रिएक्शन जिंक कार्बोनेट ZnO प्लस CO2, तो इसमें आपको पता ही है सिंगल रिएक्टेंट होता है और मल्टीपल प्रोडक्ट साइड में होते हैं, तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, और मल्टीपल एलिमेंट्स जो है आपके रिएक्टेंट साइड में और सिंगल प्रोडक्ट होता है उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। Mg प्लस 2HCl MgCl2 प्लस H2। तो इसमें मैंने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक जो होगा, एक रिएक्टेंट जो होगा वो क्या होगा, आपका एलिमेंट होगा, और दूसरा वाला क्या होगा, कंपाउंड होगा। ये कंपाउंड ही है, हाइड्रोजन और क्लोराइन HCl, तो ये क्या हो जाएगा MgCl2 प्लस H2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What is meant by exothermic and endothermic reaction and give example। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्व किया जाता है, उसके सराउंडिंग से हीट के फॉर्म में हो सकती है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, आइस का मेल्टिंग हो गया, एवापोरेशन हो गया। और इसी की दूसरे साइड में अगर देखा जाए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसके अंदर एनर्जी को रिलीज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक्सप्लोजन हो गया, हम लोग कोई भी जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन हो गया, कॉन्क्रीट सेटिंग हो गया, एक्सप्लोजन जो भी होता है। ठीक है, हम लोग अगर पटाखे वगैरह भी फोड़ते हैं तो ठीक है, वो उस तरीके के एक्सप्लोजन्स जो है वो भी उसमें आते हैं। ठीक है, किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। नेक्स्ट वन इज व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर किया गया, सर्वाइवल के लिए, लाइफ के लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, और वही फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू
सिंपल मॉलिक्यूल्स में लाइक ग्लूकोज में टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ये सारे सब्सटेंस जो है जब हमारे बॉडी के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं बॉडी सेल्स के, तो वो क्या जनरेट करते हैं, वो क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और वाटर अलॉन्ग विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान ऐसा होता है। और ये जो एनर्जी होती है ये हीट फॉर्म में हमारी बॉडी का मेंटेन करती है टेम्परेचर को, और यही रेस्पिरेशन जो है उसको इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन जो है जैसे यहाँ पे आपने देखा C6H12O6 ये ग्लूकोज का है फॉर्मूला, प्लस 6O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बॉडी सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बॉडी सेल्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उनके प्रेजेंस में क्या करता है, डाइजेशन करता है। तो क्या बनता है उससे, CO2 रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और इसके साथ में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा decomposition reaction called the opposite of combination reaction। decomposition reaction को opposite of combination reaction क्यों बोला जाता है, तो आपको पता ही है combination reaction जो होती है उसके अंदर reactant साइड में 2 और more molecules होते हैं, और वो क्या करते हैं, एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, decomposition reaction में इसका जस्ट उल्टा होता है, उसमें क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड होता है और वो डिसोशिएट होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। इसके लिए इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट बोला जाता है। ज्यादातर मोस्टली केसेस में क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हीट जो है उसके सराउंड में वो फ्रॉम द सराउंडिंग और इंड्यूस्ड हीट इज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड, मतलब उसमें हीट को यूज किया जाता है ताकि उन कंपाउंड के बीच का जो वो है बॉन्ड है उसको ब्रेक किया जा सके। ठीक है, जैसे ZnCO3 हो गया, तो इसको हम लोग हीट देंगे तभी जाके ZnO और CO2 में वो कन्वर्ट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इसको भी हम लोग हीट देते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में दौरान भी समझाया था, CaO प्लस CO2 बनता है। तो इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते तो आपको रिएक्टेंट साइड में 2 एलिमेंट्स दिखाई देते हैं और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 1। Write one equation, next question है अपना, write one equation each for decomposition reaction in which energy is supplied in the form of heat, light and electricity। तो आपको पता है decomposition reaction जो है वो heat, light और electricity के प्रेजेंस में होती है। फर्स्ट वन थर्मोलाइसिस, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि हीट जिसमें दी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, 2KClO3, उसमें अगर हीट देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2KCl और 3O2। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन की ये रिएक्शन बोला जाता है। इसके बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। तो इसमें आप देख रहे हो NaCl का, या फिर आप H2O अगर यहाँ देखते तो उसमें भी, तो NaCl को अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिसोशिएट किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, तो ये अपने Na+Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन पर जो होता है H2O2, ये लाइट के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी रिएक्शंस हैं। और इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें वन और मोर रिएक्टिव सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके फॉर्म से हटा देता है, उसके सॉल्ट फॉर्म से हटा देता है। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होता है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है, मतलब दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के सॉल्ट से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इनके बीच में। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट साइड में एक जो होगा, रिएक्टेंट साइड में एक एलिमेंट होगा वो, और एक क्या होगा, कंपाउंड होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे यहाँ पे Mg+2HCl, तो आप देख ही रहे हो ये Mg जो है वो सिंगल एलिमेंट है, और HCl जो है वो क्या है, एक कंपाउंड है। यहाँ पे MgCl+H2, क्यों, क्योंकि HCl को कैसे रिप्लेस किया, क्योंकि Mg जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में 2KBr+Bi2, तो 2Ki और BaBr2 ऐसे बन जाएगा। ठीक है,
Next question is, what is the difference between displacement and double displacement reaction? Write its relevant equation for the above. ये तो हमारा शायद repeat हो गया question. Next one is, in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate involves displacement reaction by copper melton. राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व. तो इसमें आपको पता ही है, कॉपर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से अगर रिएक्ट करता है तो वो क्या देगा, ये कॉपर जो है, क्योंकि ये Ag से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, CuNO3 होल ट्वाइस बन जाएगा और Ag निकल जाएगा. ठीक है, इसकी रिएक्शन इसमें पूछा गया है जो हमने दे दी है. इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do you mean by precipitation reaction? Explain by giving examples. Precipitation reaction क्या होता है? तो when two solutions containing soluble salt are combined and a double displacement reaction take place. इसमें हम लोग ये भी समझ सकते हैं एक तरह से कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम अगर देखा जाए तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, जिसके अंदर क्या होते हैं, दोनों के आयंस जो है एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं. वन ऑफ सच कंपाउंड क्या करता है, कोई भी सॉलिड फॉर्म बना लेता है, दैट इज इनसॉल्युबल इन एक्वा. ठीक है, जो कि ऐसा सॉलिड फॉर्म बना लेगा जिससे क्या होगा कि वो पानी के अंदर, एक्वा मतलब पानी, पानी के अंदर मतलब इनसॉल्युबल होता है, और वो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा, बॉटम ऑफ द कंटेनर में सेटल हो जाएगा. आप और ये थोड़ा धुंधला टाइप प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि वो सॉल्युबल भी नहीं हुआ और कंप्लीटली वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में भी नहीं है और कंप्लीटली वो सॉल्युबल भी नहीं हुआ. दिस सॉलिड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट, और इसकी जो रिएक्शन होती है उस रेस्पेक्टिव रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. इसके एग्जांपल है CdSO4 प्लस K2S गिव्स CdS और K2SO4. इसके साथ एक और अगर देखा जाए तो NaOH प्लस MgCl2 गिव्स NaCl, सॉल्ट बन गया है यहाँ पे MgOH होल ट्वाइस. ठीक है, आप समझ रहे हो, यहाँ पे ये दोनों लिक्विड फॉर्म में थे और यहाँ पे NaCl तो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन MgOH होल ट्वाइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में, मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, मतलब वो इस कंटेनर के नीचे बॉटम में सेटल हो गया, प्रेसिपिटेट. Explain the following in term of gain of oxygen with two examples. Oxidation आपको पता ही है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन जो है गेन किया जाता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी. तो ऑक्सीजन के टर्म में आपको क्या बताना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एग्जांपल देके समझाना है. तो यहाँ पे Na2O यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है. H2S प्लस O2 देखा जाए तो यहाँ पे भी H2O जो है इसके पास भी ऑक्सीजन आया तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया. रिडक्शन में आपको शो करना है तो रिडक्शन में CuO प्लस H2. ठीक है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया है. ठीक है, H2O के पास चला गया, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो गया है. Cu जो है इसने अपना ऑक्साइड फॉर्म जो है वो लूज कर दिया है, H2O में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन चला गया. HgO मरकरी ऑक्साइड में भी क्या हुआ, मरकरी ने अपना जो है ऑक्साइड जो है वो डिसोशिएट कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस्ड हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है. शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है X, अगर उसको गर्म किया जाता है तो वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एलिमेंट जो है X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है वो आपको बताना है, उसका नाम बताना है. तो शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट, तो ब्राउन कलर का एलिमेंट आपको भी पता है कि कौन सा होता है, वो होता है अपना कॉपर मेटल. ठीक है, इस मेटल को अगर गर्म किया जाता है तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड. अगर बर्न कर रहा है तो ऑब्वियस, बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कोई भी मेटल या फिर कोई भी चीज बर्न हो ही नहीं सकती है, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगी, कॉपर का ऑक्साइड बना लेगी, और इससे उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का कंपाउंड बन जाएगा, जिसको बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिएक्शन इसकी दिखाई गई है 2CuO2, और ये क्या हो जाएगा 2CO2. ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल. तो आपको पता है ये आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं मेटल्स है, तो वो क्या करते हैं, वो
उसको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका कांटेक्ट डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ना हो, उसके अंदर मॉइस्चर ना जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, आयरन जो है वो नॉर्मली ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड की फॉर्म बना लेता है, जिसको बोलते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग ना हो, मेटल खराब ना हो हमारा आयरन आर्टिकल, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके सरफेस पे पेंट लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर होता है उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल और फैट जो कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं उनको नाइट्रोजन डाला जाता है, उसके अंदर फ्लश किया जाता है, वाई, क्यों नाइट्रोजन डाला जाता है? तो मेन पर्पस क्या होता है ऑफ फ्लशिंग नाइट्रोजन इनटू द फूड पैकेट्स, कि उसके अंदर जो ऑयल एंड फैट आइटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेंसिडिटी करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी ऑयल एंड फैट रिएक्ट करता है वो ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ वो क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, जिससे उसके अंदर क्या आ जाता है, अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आ जाती है, ठीक है। अगर हम लोग उसके अंदर नाइट्रोजन को फ्लशिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने अपने फूड आइटम के चारों तरफ क्या कर दिया है, अनरिएक्टिव सराउंडिंग्स को क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो गया, रेंसिडिटी जो है वो प्रिवेंट हो गई है। समझ में आ रहा है ना, नाइट्रोजन का फ्लशिंग करने की वजह से हमारा फूड आइटम जिसके अंदर ऑयल एंड फैट्स है वो क्या है, उसके सराउंडिंग में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, रेंसिडिटी क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। Our next question is, explain the following term, corrosion and rancidity. So corrosion is a process where a refined metal is oxidized by an atmospheric oxygen to form a more stable compound such as oxides. तो कोई भी मेटल को अगर आप क्या कर देते हो, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में ऐसे नॉर्मली बिना बिना किसी पेंट के या बिना गैल्वेनाइज किए हुए अगर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो क्या करती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है, मॉइस्चर से रिएक्ट कर देती है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेती है, और ये मेटल जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कॉरोजन प्रोसेस। और आयरन की जो रस्टिंग होती है वो कॉरोजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, आयरन जो है वो स्लो स्लो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और बहुत ही ज़्यादा पैसे उसमें लग जाते हैं। अगर आपका मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर स्पेंड एनुअली इन प्रिवेंटिंग रस्टिंग फ्रॉम ब्रिजेस एंड अदर मॉन्यूमेंट, ब्रिज और अदर मॉन्यूमेंट्स में आयरन के ऊपर जितना यूज किया गया है उसको रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए बहुत खर्चा हर साल किया जाता है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है। एरियल ऑक्सीडेशन मींस ऑयल या फैट जो है आपके खाने में, जो ऑयल एंड फैट प्रेजेंट होता है उसका रिएक्शन एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन मतलब बाहर एटमॉस्फेयर में आप रखोगे और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल आता है। ये रेंसिडिटी जो है इसको रिटार्ड किया जा सकता है अगर आप अपने फूड को रेफ्रिजरेटर के अंदर लो टेम्परेचर में रखते हो, या फिर आप कुछ ऐसे कंडीशंस में रखोगे मतलब फूड जिससे खराब ना हो, जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो, तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिएक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हो गए हैं हमारे सारे चैप्टर, लगभग मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर लिए हैं जो कि शायद आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरे चैनल्स और मेरी ये हेल्पफुल टीचिंग एड्स जो है वो पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच।